जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग रक्त के बारे में जानेंगे। देखिए, रक्त को कई नामों से पुकारा जाता है। रक्त को खून भी कहा जाता है, रुधिर भी कहा जाता है और उर्दू में लहू भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे हम लोग ब्लड कहते हैं। रक्त का एक तरल संयोजी ऊतक हम कह सकते हैं, क्योंकि रक्त एक संयोजी ऊतक है और वो लिक्विड अवस्था में हमारे रगों में ये दौड़ता है, यानी कि परिवहन करता है, हमारे रगों में दौड़ता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये कनेक्टिंग टिश्यू है। रक्त की स्टडी जिस डिपार्टमेंट में हम करते हैं उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइडी विलियन होता है। दूध एक कोलाइडी विलियन है जिसके कण बहुत छोटे होते हैं, आसानी से इसे छान के अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही रक्त भी एक कोलाइडी विलियन होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय होता है। जिन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे पानी, कोई स्वाद नहीं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो खट्टा होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, यानी उसका स्वाद कड़वा होता है। तो रक्त कड़वा होता है। रक्त की मात्रा एक वयस्क मनुष्य में मेल और फीमेल में अलग अलग पाया जाता है। ये मेल में लगभग 5.5 लीटर पाया जाता है और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। फीमेल में ये आधा लीटर कम पाया जाता है। इसी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि फीमेल में कम बनता है। रक्त को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, इस साइड में, उसको कहते हैं स्प्लीन या हम लोग प्लीहा कहते हैं। उसी में स्टोर करके रखा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। उसमें ब्लड को मरता भी है उसमें। देखिए, रक्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो एक चिपचिपा द्रव होता है, जो रक्त में 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक होता है। ये शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, ये हार्ट के लिए खतरनाक होता है। रक्त के कार्य, देखिए, रक्त हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। जो अंग, जैसे सर्दी के दिनों में हम लोग को ठंड लगता है तो हम लोग हाथ सेकते हैं, तो यहाँ का रक्त गर्म हो जाता है और यहाँ से ठंडे भाग की ओर चला जाता है। यानी कि शरीर में सभी जगह तापमान को एक जगह बनाए रखे। जहाँ ज़्यादा गर्म है शरीर वहाँ का ठंडा करे, और जहाँ पर ठंडी है वहाँ उसको गर्म करे, यानी तापमान को नियंत्रित करता है। और इसमें गति होता है, उसके कारण भी इसमें ऊष्मा अपने आप बनता है। जैसे दो चीज़ों के आपस में रगड़ते हैं, हाथ भी रगड़ते हैं तो हाथ में गर्मी होता है, क्योंकि हाथ में गति आ जाता है। तो उसी तरह से रक्त में भी गति होता है, जिससे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है इसके द्वारा। और शरीर में ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका परिवहन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, पोषक तत्वों को ढोना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन वगैरह वगैरह, इन सब को ढोना। कुछ उत्सर्जी पदार्थ को भी उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचाता है। रक्त उसको छानता नहीं है, रक्त उसको पहुँचाता है। जैसे किडनी के पास यूरिया, यूरिक एसिड, लवण, जो भी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ उसको वहाँ पहुँचा देता है कि ले भाई यहाँ से तो उसको फिल्टर कर दे, सिर्फ पहुँचाता है, छानता नहीं है। तो रक्त परिवहन का कार्य भी करता है। रक्त का निर्माण मानव में दो स्थितियों में होता है, एक भ्रूण में और दूसरा वयस्क में। भ्रूण होता है जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है उस समय उसको भ्रूण कहा जाता है। जब पैदा हो जाता है तब उसको बच्चा कहा जाता है। तो भ्रूण में जब भ्रूण होता है तो ये रक्त का निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, एक वयस्क आदमी में। अस्थि मज्जा में, वयस्क आदमी में जो बोन मैरो कहते हैं, जैसे हड्डी रहता है, हड्डी के अंदर ऐसे मांसाहारी होंगे तो चूस के खा जाता है, उसके अंदर से जो निकलता है उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। ये लाल अस्थि मज्जा भी होता है और श्वेत अस्थि मज्जा भी होता है। तो वयस्क में अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन छोटा बच्चा में कि हड्डियाँ माँ के भ्रूण में जब रहता है तो उसकी हड्डियाँ खुद ही लचीली होती है, तो उतना डेवलप नहीं रहता है। तो भ्रूण में जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसके लीवर में, यानी कलेजी में रक्त को बनाया जाता है। माँ के जब पेट में बच्चा रहे, यानी भ्रूण में। देखिए, रक्त को अगर उसके अवयव के बारे में कहा जाए तो रक्त में दो तरह के अवयव होता है। एक होता है प्लाज्मा, यानी कि एक द्रवीय अवस्था, और एक होता है रुधिराणु, यानी कणिका, ठोस कण, यानी, और ये प्लाज्मा। देखिए, रक्त में क्या ये ठोस कण जो है इसमें दौड़ता है, इसमें मिल करके। जैसे हम चीनी, नमक और पानी का एक घोल बनाए, एक विलयन बनाए, तो पानी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, जो चीनी और नमक हो जाएगा ठोस कण हो जाएगा, जो उस पानी में घुला हुआ है। तो उसी तरह से ये जो रुधिराणु है इसमें रहता है, इसको ये गति देता है और ये इसको पतला बनाए रखता है ताकि ये ब्लड में दौड़े। तो ये प्लाज्मा होता है। हमारे रक्त के पूरे आयतन के हिसाब से लगभग 55% ये प्लाज्मा पाया जाता है। कभी कहीं कहीं पर 60% भी देखने को मिलता है।
ये प्लाज्मा हमारे रक्त में सबसे ज़्यादा आयतन के हिसाब से पाया जाता है। ये हल्का चिपचिपा पीला द्रव होता है, इसमें फाइब्रिनोजेन होता है। इसको जब निकाल लिया जाता है तो प्लाज्मा और ज़्यादा पीला हो जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है इसमें। प्लाज्मा के अंदर अगर घुस के देखा जाए तो प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.5% फैट यानी कि वसा और कुछ अन्य जो परसेंटेज बच रहा है कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ होता है। यानी कि प्लाज्मा हमारे रक्त में एक द्रवीय पदार्थ है जो पीला चिपचिपा होता है और उससे रक्त को दौड़ाने में मदद करता है। अब रक्त के जो रुधिराणु है जो कणिका वाला है, तो रक्त के जो रुधिराणु है 3 तरह का होता है, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेट्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलेट्स और प्लेटलेट्स होता है। इसको बिम्बाणु भी कहा जाता है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और इसको प्लेटलेट्स को बिम्बाणु कहते हैं हम लोग। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को जिस प्रक्रिया द्वारा ये बनता है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, क्योंकि इसका एरिथ्रोसाइट इसका नाम है इसलिए। और आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। देखिए, इसकी संख्या जितने भी रुधिराणु हैं इन सब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनकी संख्या लगभग 5 मिलियन पर MMQ यानी कि 50 लाख पाया जाता है पर MMQ में। यानी कि ये जितने भी है ना ये रुधिराणु, इनमें लगभग सबसे ज़्यादा लगभग 95% सिर्फ आरबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी के कहा जाए तो ये सिर्फ 8 से 10 हज़ार पर MMQ होता है इसकी संख्या। और प्लेटलेट्स कहा जाता है ये 2 लाख पर MMQ होता है। यानी कि इन दोनों को मिला दिया जाए तभी भी इसका आधा भी नहीं होगा, यानी कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रुधिर कणिकाओं में या रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो सब कोई कहता है कि प्लाज्मा 55% होता है तो वो मारता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये रक्त के आयतन का प्लाज्मा उतना पाया जाता है 55%, लेकिन रुधिराणु में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। प्लाज्मा से तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ये तो रुधिराणु से ना पूछ रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। और बड़ा में और संख्या में फ़र्क है, हम लोग इसकी संख्या ज़्यादा और इस सब की संख्या कम होता है। अगर मात्रा में कहा जाए रक्त के आयतन का तो सबसे ज़्यादा प्लाज्मा पाया जाता है और कणिकाओं के सब में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आरबीसी होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये 120 दिन में मर जाता है। और जब ये मरता है ना तो ये कहाँ पे जाता है, प्लीहा में जाता है, एस्प्लीन में जाता है। यहाँ पर एस्प्लीन होता है जहाँ पर रक्त को स्टोर किया जाता है, उसमें छानने के रहता है। जो मर जाता है आरबीसी उसको उसमें छान लिया जाता है, क्योंकि आरबीसी में ना तो लाइसोसोम होता है और ना ही केंद्रक होता है। और जब केंद्रक नहीं होता, केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, तो डीएनए आरएनए भी इसके अंदर नहीं होता है। जब कोशिकाएं मर जाती है तो लाइसोसोम उसको गला पचा देता है। इसमें लाइसोसोम है ही नहीं तो इसको गलाएगा पचाएगा कौन, तो इसका गलाने पचाने का काम प्लीहा कर देता है। जो मर गया आरबीसी उसको छान के अलग कर लिया जाता है और नए नए आरबीसी फिर लाल अस्थि मज्जा में बनता है। इसका आकार गोल होता है लेकिन बीच से चपटा होता है, बीच से चपटा होता है इसका आकार। इस देखिए, आरबीसी की कमी से आरबीसी हमारे रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, यानी शरीर के सभी कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फेफड़ा के एल्वियोलाई में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे करके वहाँ से ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं तक जाता है। इसकी मात्रा मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कभी कभी डॉक्टर कोई इलाज करने जाता है किसी इंसान का तो कहता है कि इसको एनीमिया हो गया, इसको रक्त की कमी हो गया, 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम तो खून है, ऐसे देखता है। देखिए, तो यहाँ पर यूनिट है डेसी पर लीटर। ऐसा नहीं कहता कि पूरे शरीर में 5 ग्राम या 10 ग्राम खून है। उतना खून रहेगा तो आदमी मर ही जाएगा, उतना खून तो उतना ही खून होगा। 5 ग्राम तो मतलब इतने से छोटा सा हो जाएगा, 10 ग्राम बहुत कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की संख्या या आरबीसी की संख्या कहा जाए तो रक्त में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए, ये क्या होता है, ये ब्लड के अंदर आरबीसी है और आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बनता है लोहा से, आयरन से। जैसे आयरन वाला पालक साग वगैरह वगैरह खाते हैं उससे। तो ये हीमोग्लोबिन
बनता है लोहा से, हीमोग्लोबिन से बनता है आरबीसी, और आरबीसी से बनता है ब्लड। अगर हमारे शरीर में लोहा की कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में डायरेक्ट सीधे ब्लड की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन ढोने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन को यही ढोता है। आप थोड़ा सा चलेंगे थक जाएंगे, यानी कुछ काम करने का मन ही ना करेगा, हमेशा ऐसे सुस्तियाए रहेंगे और दे लगे दे पूरा भरिया आराम से सुस्ती रहेगा, यानी कि चंचलता नहीं देता है, चुस्ती नहीं देता है, एकदम आदमी ऐसे औहाते रहता है, समझ जाइए। हीमोग्लोबिन की कमी से चंचलता नहीं रहता है, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ेगा और हाँफने लगेगा, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन ही होता है। इसमें केंद्रक और लाइसोसोम दोनों होता है। जब केंद्रक भी होगा तो उसके डीएनए आरएनए सब होता है। इसकी संख्या भले ही कम होता है, लेकिन इसका जीवन काल 4 दिन ही होता है। आकार इसका अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं रहता। इसका काम क्या है? इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो आराम से वो सड़ जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है 2 दिन 3 दिन में, या कोई भी जानवर। लेकिन वही आदमी शरीर तो वही है लेकिन नहीं सड़ पाता। इसकी वजह क्या है? देखिए किसी चीज़ को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया फंगस होना चाहिए, और हमारा शरीर में बैक्टीरिया फंगस जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसको मार देता है, ख़त्म करता है, यानी कि रोगाणुओं से ये लड़ने का काम करता है। अब जो ही आया उसको मार दिया तो सड़ेगा? नहीं सड़ेगा। जब रोगाणु हमारे शरीर में कोई घुसता है ना, तो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है एंटीबॉडी, उसका वो फोटो खींच लेता है कि हाँ ये गलत चीज़ है, अब दोबारा आएगा तो उसको मुआ देंगे। जैसे हमने कोरोना का टीका लिया, यानी वैक्सीन लिया, तो यहाँ पर दे दिया, और देने के बाद में डुप्लीकेट कोरोना डाल दिया, और डुप्लीकेट कोरोना डाल दिया। अब उसका एंटीबॉडी क्या करता है? ये गड़बड़ चीज़ है, इसको फोटो खींच लेता है, पहचान लेता है। फिर दोबारा अगर कोई आएगा ना, कोरोना वायरस या कोई भी बैक्टीरिया फंगस या कोई भी सूक्ष्म जीव रोगाणु आएगा, तो फटाक से एंटीबॉडी पहचान लेगा कि हाँ ये गड़बड़ चीज़ है, फटाक से पहचान लेगा, और ये मार नहीं सकता है। तो ये बोलता है कौन को? ये अकेले नहीं मार सकता, लिम्फोसाइट्स को बोलता है। लिम्फोसाइट को टी सेल कहते हैं, क्योंकि इसका आकार टी जैसा होता है, एबीसीडी का टी पढ़ेंगे उसी आकार का होता है। ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कहता है लिम्फोसाइट, क्योंकि वो आ गया है उसको मारो, तो ये फटाक से कहता है केने है ओरा के मार देता है, फटाक से लिम्फोसाइट ओरा को मार देगा। अब मार दिया तो अब उसको ख़त्म करना है, नहीं तो ब्लड में सही चीज़ थोड़े, उसको हटाना है। तो मोनोसाइट्स को कहता है कि मार दिए तुमको खा जाओ, यानी कि ये खा पी को ख़त्म करता है। ये बड़ा होता है, ये बड़ा साइज का होता है, इन सबसे ये बड़ा होता है, और खा पचा के ख़त्म कर देता है। HIV एड्स होता है ना, HIV, तो एड्स में क्या होता है? एड्स का जो वायरस है ना, इस लिम्फोसाइट्स को ही ख़त्म कर देता है। अब ख़त्म कर देगा तो क्या होता है? आदमी तो मारने वाला तो कोई रोगाणु को है ही नहीं है, तो आदमी सड़ के मरता है, पूरे शरीर में घाव हो जाता है HIV में। अब हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। देखिए प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख पर mm होता है। इस प्लेटलेट्स क्या कहता है? हमको शक्ति देता है, यानी थकने नहीं देता है जल्दी। कोई काम करेंगे तो जल्दी आप थकेंगे नहीं। आप अगर प्लेटलेट्स कमी हो गया तो आपको काम करने का मन करेगा, लेकिन करने जाएंगे तो आपसे होएगा ही नहीं, थक जाएंगे बहुत जल्दी, आपको पैरों नहीं उठेगा, इतना कमज़ोर होता है आदमी, हो जाता है। जैसे डेंगू होता है, डेंगू बुखार, उसमें क्या है कि प्लेटलेट्स धड़ाम से नीचे आ जाता है, 30,000 40,000 बहुत कम हो जाता है। अब उतना कम होता है इंसान पैर भी अपना नहीं उठा सकता है, इतना ज़्यादा उसमें शक्ति नहीं मिलता है प्लेटलेट्स की कमी से। तो इसको बढ़ाने के लिए लोग पपीता, बकरी का दूध, कीवी, नारियल पानी और कुछ फल वगैरह खाता है। देखिए तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर ये फल में मिलता है, फल में मिलता है। और फल हर लोग, गांव में तो इतनी गरीबी है कि लोग फल खरीदता नहीं है। अगर कोई फल खरीदता है तो समझ जाओ कि उसके घर में कोई ना कोई बीमार है। अगर रोज रोज खरीद रहा है तो 100 आदमी में 10 आदमी जरूर होगा जो बिना बीमार वाला होगा, 90 आदमी जरूर ऐसा रहता है जो बीमारी वाला ही खरीदता है। तो ये प्लेटलेट्स हमारे रक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें थकने देता है। सबसे बड़ा काम इसका एक और है कि रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को जमने में मदद करता है ये प्लेटलेट्स, रक्त को जमाने में। वरना दुर्घटना के बाद खून निकलते रहेगा और आपका खून जमेगा नहीं प्लेटलेट्स की कमी से। देखिए हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो आपको काम करने का मन ना करेगा, इसकी कमी हो जाएगा तो आपको करने का मन करेगा लेकिन आपको शक्ति नहीं मिलेगा, तुरंत थक जाएंगे। कोई लड़का देखते होंगे पढ़ता होगा तो लगातार एक बैठे 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा पढ़ लेता है, कोई 2 घंटा में थक जाता है क्योंकि उसका प्लेटलेट्स कम होगा। तो ये हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो आपको करने का तो मन ना करेगा, कर ही ना करेंगे। प्लेटलेट्स की कमी हो तो करने का मन करेगा लेकिन आप कर नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।